हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स अड्डा। आज के लेक्चर में हम सिटीजनशिप के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था भाग 1 यानी जिसमें वर्णित है संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, जिसमें हमने देखा कि राज्यों का निर्माण कैसे होता है, कैसे उसमें सीमा परिवर्तन किया जाता है, क्या ये संशोधन में आता है या नहीं आता। तो इस तरह से सभी प्रश्नों पे हमने ध्यान दिया। अब हम आ जाते हैं भाग 2 पे। ठीक है, तो भाग 2 का क्या अर्थ है यहाँ पे, तो सीधा सीधा कर देखते हैं। तो भाग 2 में नागरिकता वर्णित है, पहली चीज, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक रखा गया है। क्लियर। अब नागरिकता शब्द जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो एक अलग से ही ख्याल आ जाता है, अच्छा नागरिक। ठीक है, तो नागरिक का मतलब होता है कि किसी एक देश में अगर आप रह रहे हो तो वहाँ का आपके पास एक लीगल आइडेंटिटी होगी, है ना। आप वहाँ पे आप कैसे जाने जाओगे कि आप किस देश के हो, उसके लिए आपके पास एक प्रूफ होगा। ठीक है, वही एक प्रूफ आपको ये बताती है कि आप किस देश से आ रहे हो, है ना। तो नागरिक शब्द का अर्थ यही है कि जो भारतीय राज्य के परम सदस्य होते हैं। अगर हम बात भारत की ना करें, किसी अन्य देश की भी करें, तो वहाँ पे भी यही बात लागू होती है। ठीक है, नागरिक शब्द वही होता है जो किसी राज्य का एक सदस्य माना जाता है और जहाँ पे उसके पास सभी राजनीतिक अधिकार उसे प्राप्त होते हैं। क्लियर। अब बात देखते हैं विदेशी। विदेशी का अर्थ ये होता है कि वो भारत हो या कहीं अन्य हो रह सकता है, ठीक है, लेकिन उसके पास किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया का कोई भी सिटीजन अमेरिका में रह रहा है लेकिन वहाँ पे उसने क्या लिया, नागरिकता नहीं लिया, तो वो एक तरीके से विदेशी माना जाएगा। और अमेरिका का अगर इंडिया में रह रहा है तो भी वो क्या माना जाएगा, विदेशी माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये टर्म आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अब अगर आप देखोगे कि न्यूज़ में इशू भी रहा है ना, लास्ट ईयर 2019 में अमेंडमेंट किया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बहुत ही न्यूज़ में रहा, बहुत ही विरोध भी हुआ एनआरसी और सीएए पर। उस पर भी हम देखेंगे थोड़ा सा क्या उसमें अंतर है। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो जो संवैधानिक उपबंध है, संवैधानिक उपबंध क्या है नागरिकता का, तो नागरिकता के लिए जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, लागू हुआ, और इसके लिए एक नागरिकता अधिनियम लाया गया 1955 का, जिसके तहत बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनाए गए और उसे फॉलो किया गया नागरिकता प्राप्त करने के लिए। लेकिन संविधान ऐसा नहीं है, हमारा संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, और इसीलिए कई बार समयानुरूप इसमें संशोधन भी हुआ। ठीक है, और ये संशोधन लगातार 1957 में हुआ, 60 में हुआ, 1985 में हुआ, 86 में हुआ, 92 में हुआ, 2003, 2005, 2015, और अगर आप अभी देखो तो 2019 में भी। तो इस तरह से अगर आप फैक्ट देखते हो तो ये क्लियर होते हैं। अब अगर इंडिया में नागरिकता को पाने का क्या या नागरिकता को प्राप्त करने के लिए क्या प्रोसीजर है, तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कोई भी नागरिक यानी कोई भी व्यक्ति जिसे भारत का नागरिक बनना है या नागरिकता प्राप्त करनी है, वो 5 तरीके से नागरिकता क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। कौन कौन से? वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, पंजीकरण द्वारा या प्राकृतिक रूप से, साथ ही साथ क्षेत्र के आधार पर। तो ये कई बार पूछा जाता है कि नागरिकता को अर्जन करने के कितने प्रकार हैं, तो 5 प्रकार से वो अर्जन कर सकता है। अब डिटेल करते हैं कि जन्म के आधार पर कैसे कर सकता है यार। तो जन्म के आधार पर ऐसे कर सकता है कि अगर किसी व्यक्ति का जो जन्म है वो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1947 के पूर्व जन्म व्यक्ति ही, साथ ही साथ अगर उसके माता पिता क्या रहे हों, उस टाइम पे भारत के नागरिक रहे हों, तो क्या होगा, उससे जन्म के आधार पर भारत की राष्ट्रीयता या नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर। लेकिन इसमें अवैध प्रवासियों को नहीं रखा गया। तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं। दूसरा ये है कि वंश के आधार पर कैसे रख सकते हैं,
कि वंश के आधार पर ऐसे रख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का जो जन्म है वो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत से बाहर अगर हुआ है, क्लियर, भारत से बाहर, मान लो उसके पेरेंट्स किसी गतिविधियों के द्वारा भारत में ना रहे हों, कहीं दूसरे जगह चले गए हों, तो अगर उसका जो जन्म है 1992 से पूर्व हो गया है लेकिन वो बाहर हुआ हो, ठीक है, लेकिन जब उसका जन्म हुआ हो तो उसके माता पिता क्या रहे हों, भारत के नागरिक रहे हों, तो इस तरह से जो एक वंश का कारण बन रहा है, एक जो वंश की सीरीज बन रही होती है, तो वंश के आधार पर उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो ये कई बार पूछा जाता है कौन सी डेट के पहले या कौन सी डेट के बाद, तो ये वन लाइनर में तो 5 प्रकार से याद होना चाहिए, लेकिन अगर डिटेलिंग कर दिया तब हमें क्लियर होना चाहिए कि कौन सी डेट के बाद नागरिकता प्राप्त हो सकती है और कौन सी डेट के बाद नहीं। तो ये थोड़े से फैक्ट हैं जो अगर हम रिमाइंड कर सकते हैं। दूसरा यहीं पे ये है कि पंजीकरण द्वारा, यानी तीसरा जो हम देखते हैं कैसे प्राप्त कर सकता है, पंजीकृत द्वारा। और वो पंजीकरण कराने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम उसे भारत में 7 वर्ष तक रहना चाहिए, पहला इसका ये नियम है। दूसरा, अगर वो व्यक्ति भारत में किसी से, मतलब अगर लड़का है लड़की है तो लड़के से उसने विवाह कर लिया, तो विवाह करने के बाद, यानी अगर आपको आवेदन देना है तो कम से कम आप भारत में 7 वर्ष रह चुके हो और आपने किसी भारतीय से विवाह कर लिया, तो आपको ये नागरिकता के लिए आप आवेदन करोगे, तब आपको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। इसी के आधार पर अगर उसके माता पिता नागरिक रह चुके हों, है ना, और वो बाद में यहाँ अगर कहीं रहा हो, तो उसको यहाँ तक कम से कम 1 साल रहना पड़ता है और वो फिर पंजीकरण करवा के नागरिकता प्राप्त कर सकता है। फिर आते हैं हम प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से का मतलब ये है कि मान लो कोई व्यक्ति है जो सेवा सर्विसेज वगैरह में है, ठीक है, तो उसे कम से कम 12 महीने यानी 1 साल तक रहना होगा और उसके साथ उसका जो व्यवहार है, उसका जो चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ उसे भारत की जो 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, उसमें से किसी एक का ज्ञान हो, है ना, अच्छा चरित्र हो, तभी वो प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिकता के लिए वो आवेदन कर सकता है और उसे प्राप्त हो सकती। लेकिन ये समयानुसार अगर सरकार को ऐसा लगे कि ऐसे इसके चरित्र में अच्छी चीज़ें नहीं है या फिर ऐसा कुछ भी सरकार को दिखता है, तो सरकार उसकी जो नागरिकता है वो हटा सकती है। क्लियर। क्षेत्र समाविष्टि का मतलब ये है कि मान लीजिए, अगला ये फैक्ट है कि मान लीजिए कल को ऐसा हो कि भारत जो है अपना क्षेत्र बढ़ाए, जैसे कि अगर हमने संप्रभुता का देखा है अनुच्छेद में, अभी इसके पहले हम जब पढ़ रहे थे भाग 1, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत एक संप्रभु राज्य है, ठीक है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा विदेशी भूमि को अधिग्रहण कर सकता है अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत। जैसे कि पांडिचेरी गोवा की बात की जाए, दमन द्वीप, है ना, तो इसमें जो व्यक्ति रहे होंगे, तो वो जब भारत ने उसको अपने में अपना लिया तो वो पूरा का पूरा एरिया क्या हो गया, भारत के अंदर आ गया, है ना। तो उसमें जो भी व्यक्ति हैं वो सीधा सीधा भारत के नागरिक बन जाएंगे, उन्हें अलग से कोई पंजीकरण या कुछ भी आवेदन नहीं करना होगा कि हमें आप अपनी नागरिकता दो अपने देश की। समझ पा रहे हैं बात को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हिस्सा बना लिया भारत ने किसी अब आगे, है ना, किसी भी क्षेत्र को, तो वहाँ पे रहने वाले जो भी मूलभूत निवासी होंगे वो ऑलरेडी भारत के नागरिक बन जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नागरिकता की समाप्ति की। तो नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है? प्राप्त हम 5 तरीके से करते हैं और समाप्ति 3 तरीके से। मान लो कोई व्यक्ति क्या कह दे, स्वेच्छा से अपने क्या कह दे कि हम भारत की नागरिकता को क्या करें, समाप्त कर रहे हैं, नहीं मन कर रहा रहने का तो नहीं रह रहे, तो वो स्वेच्छा उनके ऊपर है, वो अपने से अपनी नागरिकता क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चों का भी जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी, भले वो नाबालिग ही हो, यानी 18 से कम उम्र के बच्चे ही हों, तो भी उनकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, अगर वो स्वैच्छिक त्याग कर रहा है तो। दूसरा, बर्खास्तगी द्वारा। बर्खास्तगी का मतलब ये है
कि जैसे मैंने कहा कि मान लो कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, लेकिन उसकी जो जॉब लग गई यूएई में लग गई, कनाडा में लग गई, है ना, तो वो वहाँ रहने लगा। आने वाले समय में उसको ऐसा फील हुआ कि अब मेरे को यहीं पे रहना है, तो उसने क्या कर लिया, उस जगह की नागरिकता ले ली। तो यहाँ क्या करेगी सरकार, उसकी जो नागरिकता है उसे बर्खास्त कर देगी और उसे क्या कर देगी, यहाँ से समाप्त कर देगी नागरिकता को। ठीक है, क्योंकि भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, कि अगर आप किसी और देश की नागरिकता ले लेते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ की नागरिकता क्या हो जाएगी, आपकी समाप्त कर जाएगी। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि यह नागरिकता उस टाइम पे नहीं समाप्त की जाएगी जब भारत में विशेष या युद्ध वगैरह की स्थिति हो। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चला गया तो उस टाइम पे ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो भारत का नागरिक नहीं है। ठीक है, सामान्य सी बात है, अगर उसे ऐसा डर लग रहा है या कुछ भी लग रहा है तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन उस टाइम पे उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। ये पूछा जाता है कई बार हमसे, और ऐसे ही प्रश्न हम मिस कर देते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हमें बस इतना याद हो जाता है कि हाँ बर्खास्त कर दिया तो चली गई, लेकिन कौन सी ऐसी कंडीशन है तब भी हमारी नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती। वो कारण है युद्ध विशेष अगर सरकार बिजी है या फिर ऐसा कुछ कारण बन गया, तब वहाँ पे नागरिकता समाप्त नहीं होगी। क्लियर। तीसरा है वंचित करने द्वारा। तो वंचित करने का जो पावर है वो सरकार के पास है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा नागरिक है जो भारत की नागरिकता तो प्राप्त किया हुआ है लेकिन उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जिस देश में रह रहा है उसी के संविधान का अनादर कर रहा हो, फर्जी तरीके से उसने अपना नागरिकता प्राप्त किया हो, साथ ही जो हमारी दुश्मन कंट्रियां हैं उनके साथ मिल करके गैर कानूनी काम कर रहा है ना, साथ और इसके साथ साथ ही और दो चीज़ें ऐसे ऐड की गई हैं, जैसे कि 7 वर्षों से किसी अन्य देश में हो, है ना, कम से कम अपने यहाँ ये है कि आप 7 वर्ष तक यहाँ रहो, है ना, लेकिन वो नागरिकता प्राप्त करके 7 वर्ष तक कहीं अन्य है। तो इस तरह के ऐसे कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं जिनके आधार पर उस व्यक्ति की क्या कर दी जाती है, नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये हम देखते हैं कि 5 तरीके से जो नागरिकता है वो हम प्राप्त कर सकते हैं और 3 तरीके से जो नागरिकता है वो समाप्त हो सकती है। अब जो मैंने कहा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, आप इतना भी जान लो उसके बारे में कि जो 31 दिसंबर 2014, ठीक है, इससे पहले जो भी व्यक्ति कहाँ से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, भारत में आए होंगे उन्हें भारत में नागरिकता दे दी जाएगी, पहली चीज। लेकिन किसको, हमारे यहाँ आपको पता होगा 6 माइनॉरिटीज़ रखी हैं, यानी 6 अल्पसंख्यक हैं। कौन कौन से, अगर सबको देख लिया जाए अल्पसंख्यक में, तो अल्पसंख्यक में मुस्लिम को छोड़ देना था, है ना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो मुस्लिम को छोड़ करके अन्य जो भी 5 बचेंगे उन्हें भारत में क्या दे दी जाएगी, भारत की नागरिकता। और जो 11 साल का रहने का वो था ड्यूरेशन, उसे 5 साल कर दिया गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, है ना, तो ये जो भी हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, उन्हें 31 दिसंबर 2014 के पहले अगर वो भारत में आ चुके हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो यही था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें बहुत ही विरोध हुआ था, है ना। और इसके साथ साथ एनआरसी में भी आपने सुना होगा, असम वाला लेवल बहुत ही ज़्यादा बांग्लादेश को लेकर के प्रॉब्लम क्लियर हो रहा था वहाँ पे। तो ये फैक्ट है हमारे नागरिकता से। क्लियर। तो करंट प्लस जो भी आपका स्टैटिक है, अगर आप उसको ऐड कर लेते हो तो दोनों वे में हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है और हमारे फैक्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। ओके, सो आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।